निर्दलीय का एक मंत्री शामिल है। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज पटना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल हिंदी भाषा को थोपने और परिसीमन के द्वारा राज्य के हितों के नुकसान का आरोप लगाया था, तो आज जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। शाह ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की लोकसभा सीट में कमी नहीं होगी, बल्कि परिसीमन का फायदा दक्षिणी राज्यों को मिले, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है, ध्यान दे रही है। तमिलनाडु के कई बीजेपी के नेताओं ने डीएमके के उसके हिंदी विरोध पर भी उसको घेरा है और स्टालिन पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में गरमाई सियासत, स्टालिन के आरोपों पर भड़के अमित शाह। अमित शाह का स्टालिन पर निशाना, कहा ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही हैं स्टालिन। तमिलनाडु में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र पर हिंदी थोपने, तमिलनाडु के साथ अन्याय करने और परिसीमन के बाद राज्य की सीटों की संख्या कम करने का आरोप लगाया था। बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि केंद्र कैसे राज्य को ज्यादा मदद दे रही है। वहीं पर परिसीमन को लेकर स्टालिन पर गलत सूचना अभियान फैलाने का भी आरोप लगाया। तमिलनाडु के सीएम हमेशा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को अन्याय किया इसकी बात करती। मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने देंगे। आप गोलमोल बात मत करिए। मैं आज स्टेटिस्टिक के साथ हमारा अकाउंट लेकर आया हूं, इसका जवाब देना। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 1,52,901 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को 5,08,337 करोड़ रुपए प्रदान किए। इसके अलावा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को 1,43,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी दिए। वहीं हिंदी के मामले में स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार हिंदी को तमिल मातृभाषा पर हावी नहीं होने देगी। इतना ही नहीं, स्टालिन ने तो केंद्र पर हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर स्टालिन सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। We are not playing divisive politics. In fact, even BJP government is trying to force Hindi on us. If you are against Hindi, what these DMK people should have done? They should have gone to the schools run by DMK politicians, including the First Family's School of Sunshine. Go there, protest. You should say them that if you teach Hindi, we will close the school. कुछ संगठन केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को डीएमके छात्र विंग और छात्र महासंघ ने चेन्नई के सैदापेट स्थित डाकघर पर धरना दिया और हिंदी नाम बोर्ड पर पेंट कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि डीएमके और स्टालिन ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और हर मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। भारत की हर भाषा भारतीय भाषा है। उदयनिधि स्टालिन और के पिताजी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इसीलिए आज वो इस बात से डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि तमिलनाडु की जनता उनके खिलाफ खड़ी हुई है। वैसे स्थानीय लोग इस मामले पर विरोध को सही नहीं बता रहे हैं। I am learning 5-6 and I would like to learn another 5 or 6. अगर हम एटलीस्ट कम से कम 3 भाषा में हर आदमी बात कर सकते, इनका मातृभाषा, हम हमारा मातृभाषा नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्टालिन को लेटर लिखकर कहा था कि एनईपी में किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इस पूरे राजनीतिक विवाद के पीछे कहीं ना कहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक तरीके से प्रपोजल्स दिए गए हैं वो एक आधार बनता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें त्रिभाषा की बात की गई, यानी 3 लैंग्वेजेस की बात की गई है, जिसको लेकर राज्य में तमिलनाडु में डीएमके जो पार्टी है वो एक तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि आखिर ये त्रिभाषा नीति है क्या। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से इस त्रिभाषा यानी कि 3 लैंग्वेज की बात को रखा गया, उसका हम एक तरीके से प्रावधान क्या है उसका जिक्र करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखने का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के तहत स्टूडेंट्स को ज्यादा विस्तार से सीखने का मौका मिले स्थानीय भाषाओं में, इस पे फोकस किया गया। किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया, कोई भाषा अनिवार्य नहीं है, ये थोपा नहीं गया, ये स्पष्ट रूप से एनईपी में लिखा हुआ है। राज्यों और संबंधित स्कूलों को तीनों भाषाएं चुनने का अधिकार एनईपी में ही दिया गया है और इस प्रकार का अधिकार राज्यों को है, स्कूलों को है। 1 से 5वीं तक की क्लास में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराया जाए, इसको लेकर एनईपी कहती है। इसका फायदा जो बच्चे हैं उसके मानसिक विकास पर तेजी से बढ़ता भी नजर आता है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना एक तरीके से अनिवार्य किया गया और इन्हीं भाषाओं में बच्चों के पास में विकल्प है, लेकिन कोई भाषा थोपी नहीं गई है। गैर हिंदी भाषी जो राज्य है हिंदुस्तान में, उनमें अंग्रेजी या एक अन्य भारतीय भाषा का विकल्प दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आपको हिंदी ही पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं अनिवार्य किया गया है। किसी भी प्रकार जो भारतीय भाषा है उनका विकल्प दिया गया है। 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं उसमें विदेशी भाषा का विकल्प भी मौजूद है, क्योंकि बहुत से बच्चे जर्मन, फ्रेंच या अन्य भाषाओं को पढ़ते हैं। उस प्रकार का विकल्प भी एनईपी में 11वीं और 12वीं के बच्चों को दिया गया है। 8वीं तक की पढ़ाई में मातृभाषा, स्थानीय भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे का बौद्धिक विकास सही तरीके से हो सके। लेकिन इसमें किसी भाषा या कहा जाए हिंदी को थोपा या अनिवार्य नहीं किया गया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है, लेकिन पढ़ाई ही जाएगी ऐसा नहीं लिखा है। पढ़ाई जा सकती है, इसका फैसला राज्यों और स्कूलों को करना है। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा भी हो सकती है, इसका भी विकल्प एक तरीके से स्कूलों और राज्यों को दिया गया है। इसी तरीके से ये पूरी बात जो त्रिभाषा की पॉलिसी है, जो 3 लैंग्वेज की बात है, वो एक तरीके से इसमें दिया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि आखिर क्या चीज है। किसी भी भाषा को अपनाना अनिवार्य नहीं किया गया, ये भी एनईपी में लिखा हुआ है। अनिवार्य नहीं है, राज्यों स्कूलों को स्वतंत्रता है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया। तो एक तरीके से राज्य और स्कूल स्वतंत्र है 3 भाषाएं चुनने को लेकर। किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, नई शिक्षा नीति में नहीं है। तमिलनाडु में 1968 में 2 भाषा फॉर्मूला, जिसमें तमिल और अंग्रेजी है, उसी का पालन होता आ रहा है। ये एक तरीके से 60 के दशक के अंत में 1968 से ही वहां पे 2 लैंग्वेज थ्योरी एक तरीके से लगातार चल रही है। त्रिभाषा फॉर्मूले पर तमिलनाडु में विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ी वजह राजनीतिक वजह है और एक तरीके से हिंदी विरोध की जो सेंटिमेंट्स हैं उसके तहत इस प्रकार का विरोध किया जा रहा है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी भाषा को पढ़ाने की अनिवार्यता नहीं की गई है, ये साफ तौर से एक तरीके से लिखा हुआ है और ये अपने आप में अनिवार्य नहीं है। तीसरी भाषा के रूप में किसी भी भाषा को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अनिवार्यता की शर्त नहीं है। ये बात लगातार आपको बताई गई है। तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां पर अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू नहीं किया गया, यानी तमिलनाडु ने अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया है और इसी वजह से वहां पे विरोध होना भी शुरू हो गया। तो ये अपने आप में इसके वजहें अलग है, लेकिन उसका विरोध इस वजह से हो रहा। तमिलनाडु हिंदी विरोध की राजनीति का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर हिंदी विरोध की दशकों पुरानी एक राजनीति देखने को मिलती है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है और ये एक तरीके से आजादी से पहले तक जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही एक तरीके से वहां पे जब हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर बातचीत हुई थी, तो उसी समय से वहां पे इसका विरोध होना शुरू हो गया था। गांधी जी ने भी प्रयास किया था, बावजूद उसके वहां पर इसका विरोध हुआ था। 1937 में मद्रास प्रांत में हिंदी के समर्थन पर एक तरीके से वहां पे जब प्रयास किया गया तो हिंसक प्रदर्शन हुए थे और बड़ी संख्या में वहां पर हिंसा भी देखने को मिली। तो 1937 की ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आजादी के बाद 1965 में हिंदी को आधिकारिक और राष्ट्रभाषा बनाने का जब प्रयास हुआ, उस फैसले का खुलकर मुखर विरोध हुआ था तमिलनाडु में और अपने आप में उस समय भी लंबे समय तक हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने पर तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और यह हिंसा सड़कों पर भी देखने को मिल रही थी। उस वक्त 1965 की बात कर रहे हैं। हिंसक झड़पों में उस वक्त 1965 का जिक्र कर रहे हैं, लगभग 70 लोगों के जान भी चली गई थी। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन में लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ लगातार एक तरीके से उफान दिखाई पड़ रहा था।
1967 में हिंदी विरोध आंदोलन के नाम पर डीएमके ने सत्ता हासिल की थी, यानी 1967 में डीएमके ने उससे पहले पूरी राजनीतिक एक जमीन तैयार की और उसी आधार पर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में वो यहां तक पहुंचे थे और उन्होंने सत्ता हासिल की थी। 1967 में पहली बार डीएमके को हाथ में सत्ता आई थी, हिंदी विरोध का एक बड़ा आधार बना था। 2022 में, अभी 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो जो वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उन्होंने हिंदी भाषा के खिलाफ वहां की जो विधानसभा है उसमें एक तरीके से प्रस्ताव को रखा था और एक तरीके से पारित भी हुआ था। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से एक लंबा दशकों पुराना इतिहास रहा है तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर, और मौजूदा समय में नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा की जो पॉलिसी है उसको लेकर एक नए तरीके का विरोध, राजनीतिक विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब आज गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और स्थानीय जो राजनीति है उसमें कई प्रकार के जो आरोप केंद्र पे लगाए जा रहे हैं उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा है डीएमके पर अमित शाह का वार सीधे तौर पर ये अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। और अमित शाह आज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे सीधे तौर पे वार किया है डीएमके पर, उसकी राजनीति को लेकर, और ये आप इस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ में अनंत कृष्णन जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु में बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अनंत कृष्णन जी आपसे करते हैं, क्योंकि डीएमके कह रही है कि केंद्र के द्वारा एक तरीके से हिंदी को थोपा जा रहा है। क्या है स्थानीय स्तर पर इस पूरी राजनीति के मायने, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। सर, तमिलनाडु में ऐसा राजनीति इन लोग एक ड्रामा चला रहे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट और स्टालिन जी का। ये कभी भी ऐसा करते हैं, ये तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर और बच्चा लोग का ऊपर अत्याचार, फिर उसके बाद लूट, ये सब इन लोग सब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट में ज्यादा चल रहा है। इसको पलटने के लिए सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगा रहा है। ये तमिलनाडु में हिंदी को दबाव दे रहे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा करके इन लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, तमिलनाडु जनता भी ऐसा सोचता भी नहीं है। इसका पहले इन लोग राजनीति सब ऐसी एक एजेंडा लेके सबके साथ ये ऐसा किया, उसमें उन लोग जीता भी था। लेकिन ये बार ऐसी नहीं कर सकता, क्यों बोलने से हमारा प्राइम मिनिस्टर सब जगह तमिल को लेके काशी तमिल संगमम, उसके बाद सौराष्ट्र तमिल संगमम, दोबारा काशी तमिल संगमम, ये सब तमिल के ऊपर वर्ल्ड में कहीं भी जाने से तिरुकुरल बता रहे हैं। तमिल में कितना लैंग्वेज में सब जगह ट्रांसलेट करके बुक बना रहे हैं। ये सब तमिल को उतना ऊंचा में रखते हैं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा है, इन लोग एक प्रचार ऐसा कर रहे हैं सर। ठीक है, उसका एक प्रचार कर रहे हैं, एक तरीके से जो जमीनी सच्चाई नहीं उसका जिक्र कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे, क्योंकि डीएमके पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, विरोध की वजह से विरोध हो रहा है। हिंदी भाषा का एक दशकों पुराना एक विरोध का एक सिलसिला हमने देखा है, वहां की सियासत में एक बड़ा मसला है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को एक विस्तार पूर्वक शिक्षा मिल सके, अगर उनकी चॉइस है तो कर सके, यह अनिवार्य नहीं है। इसमें किस बात का विरोध होने की जरूरत है, क्या गुंजाइश दिखाई पड़ती है आपको? देखिए, हम टोटली एंडोर्स करते हैं जो डीएमके की लाइन है और जो स्टालिन साहब ने कहा है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं। एक तो पहली चीज मुझे बताइए, 3 लैंग्वेज है तो तमिलनाडु में एक बच्चा अगर है पढ़ रहा, तमिल पढ़ी उसने, इंग्लिश पढ़ी, तो तीसरी लैंग्वेज कौन सी पढ़ेगा? जो आप क्या पढ़ेगा वो? और ये आपने जो नीति बनाई है, ये किस लिए बनाई है? ये लैंग्वेज इंपोजिशन एक वॉलंटरी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलती है। आज सप्लाई ज्यादा है तो सब लोग इंग्लिश सीखते हैं, विदेशों में नौकरी मिलती है, मल्टीनेशनल में नौकरी मिलती है, एमबीए के बड़े कॉलेज में, तो हमेशा किसी भी चीज को थोपा नहीं जाता। विवेक जी, तमिलनाडु के अंदर विवेक जी,
सुनिए विवेक, नहीं आप ही को सुन रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। विवेक जी, बात सवाल ये है कि थोपा नहीं गया, वो अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अनिवार्य में थोपा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है सर। सर ये देखिए, ये जो तथ्य है ना, वो कंपलसरी नहीं है, वो एक विकल्प है, एक ऑप्शनल है। अगर ऑप्शन है तो फिर थोपने की बात कहां हुई? वो कोई बच्चा कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है। इधर से नहीं तो उधर से जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर वो जो है इन्फ्लुएंस होकर के वो हिंदी को कोई इंपोजिशन करेंगे लास्ट में। दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लेफ्ट खिलाफ है, टोटली खिलाफ है हम। द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है, अगर आप स्टडी करेंगे, द ग्रेट पेरियर ही विजिटेड यूनाइटेड यूएसएसआर, वहां रहने के बाद वापस आए, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया तमिलनाडु में, जिससे जो उत्पीड़न था जो ब्राह्मण समाज वहां कर रहा था सदियों से, और उसमें संस्कृत का एक इम्पोजिशन था, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत के इम्पोजिशन का एक इनडायरेक्ट मुखालिफत है जो पब्लिक करती आई है। ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो एक संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। विवेक जी, आप बात कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी कागज में, एनईपी में लिखा नहीं है कि वो कंपलसरी अनिवार्य है। मैं आता हूं आपके पास में, दुष्यंत नागर जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। दुष्यंत जी, कांग्रेस कहां पे स्टैंड कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक सहयोगी दल के तौर पर डीएमके एक लगातार एक पुराना सहयोगी है कांग्रेस का, वहां पर हिंदी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस अगर वहां पे उनके साथ खड़ी है तो फिर उत्तर भारत पे किस प्रकार से अपनी बात को आगे रखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को बांट के राजनीति करने का काम कर रही है। अगर भाजपा की नीयत होती हिंदी के प्रचार प्रसार की या पूरे देश में हिंदी को एक समान रूप से लागू करने की, तो सबसे पहले केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज शुरू करें। उसके बाद जुडिशियरी का सारा कामकाज हिंदी में शुरू करें, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करें। लेकिन ऐसा कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। ये तो किसी भी सर मेडिकल की पढ़ाई की बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं सर हिंदी में। दुष्यंत जी, सर 11 साल हो गए सर, कितने डॉक्टर हिंदी में पढ़ के निकले? मुझे सर 5 साल तो एक डॉक्टर को पढ़ने में लग जाता है सर। तथ्यात्मक बात करिए सर। मैं आपसे कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ दुष्यंत जी, मैं आपसे कांग्रेस का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ कि इस विवाद में कांग्रेस कहां पे खड़ी है? दुष्यंत जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये पूरे देश की पार्टी है। कांग्रेस सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है, हिंदी का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस कभी बांटने की राजनीति नहीं करती जो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदी के प्रमोशन में, सिर्फ विवाद खड़ा करने में, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। भारतवर्ष है जिसकी अपनी एक क्षेत्रीय विविधता है, वो भाषाई क्षेत्र में भी है, वो खान पान में भी है, वो कपड़ा पहनने में भी है। सर इससे कैसे बढ़ रहा है दुष्यंत जी, इससे कैसे बढ़ रहा है? मतलब बीजेपी ने या एनईपी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तमिलनाडु में विरोध होना आपको लगता लॉजिकल है? पार्टी ने, आप एक बार बताइए जी। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी अगर हिंदी को प्रमोट करना चाहती है तो उन्होंने 3 काम मुझे बता दें। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर। अभी मेरा काम है आपसे सवाल करना। दुष्यंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे मैं सवाल करूंगा सर। अभी आपको जवाब देना, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? दूसरा, एनईपी के अगर ये प्रोविजनल है कि ऑप्शनल तरीके से लैंग्वेज को अगर अडॉप्ट करना है तो उससे विभाजन की राजनीति कहां होती है? वो तार्किक बात समझाइए जरा मुझे। महात्मा गांधी से लगा के राहुल गांधी तक कांग्रेस पार्टी की एक लाइन रही है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यही मेरा जवाब है, यही कांग्रेस का स्टैंड। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ठीक है आप ओके। विजय त्रिवेदी जी, सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो नई आई 2020 में, उसके माध्यम से अगर विकल्प ज्यादा बेहतर मौजूद हो सकते हैं बच्चों के पास में, तो उसमें राजनीति क्यों, और क्यों इस प्रकार का हिंदी विरोध दिखाई पड़ रहा है? अरुण जी, इसका जवाब से पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव रखा गया था, आधिकारिक भाषा बनाया गया था, तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी ना। जी बिल्कुल। वो कांग्रेस आज जो है ये बात कर रही हो कि अनेकता में एकता की, और वो भी उस पॉलिसी के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑप्शनल रखा गया। एक बात समझने की जरूरत है कि भाषा जो है वो आपके लिए दरवाजे खोलती है, आपके व्यवसाय के दरवाजे खोलती है, आपके बढ़ोतरी के दरवाजे खोलती है। आज तमिलनाडु हिंदुस्तान के उन्हीं सब हिस्सों में से शामिल है जिसको हिंदी में काम करना। और जब कंपल्सरी नहीं, विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, जब भाषा कंपल्सरी नहीं है तो फिर तो विवाद ही नहीं हो सकता ना, इस पर क्या विवाद करना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये कंपल्सरी भी होता तो भी बेहतर होता, क्योंकि हिंदी सीखने से क्यों वंचित रखा जाए तमिलनाडु को? क्यों वो जो राष्ट्र की मुख्य धारा है, आज
जो हिंदुस्तान में ज्यादातर जगहों पर हिंदी में काम हो रहा है। हम विदेशी भाषाएं भी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑप्शंस बढ़ते हैं। बल्कि इस राजनीति का तो विरोध किया जाना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाने पर जोर दे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो भी गैर हिंदी जो भाषाएं हैं उनको पढ़ाने पर जोर दिया जाए, तो एक सामंजस्य भी बनेगा। और तमिलनाडु जाए तो विजय त्रिवेदी को समझ में ना आए, और तमिलनाडु से कोई यदि उत्तर प्रदेश पहुंच जाए उसे हिंदी नहीं समझ में आए, उससे फायदा क्या है? तो वो तो बल्कि एकता में बांध रहा है जी। तो भाषाएं ज्यादा से ज्यादा सीखकर आपके ऑप्शंस खुलते हैं, आपके करियर ऑप्शंस खुलते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब का मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती थी। तो हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है, बल्कि आप इस तरह से तमिलनाडु के लोगों को उनके अधिकारों से, उनकी जो ऑप्शंस हैं जी, उससे रोक रहे हैं। ये बल्कि इसका विरोध किया जाना चाहिए कि इस तरह की बात ना हो। और एनईपी में तो कहीं पर ये बात ही नहीं कही गई है। जब ऑप्शनल है आपकी मर्जी हो तो की, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति एक सब नेशनलिज्म पर चलती है। आपको याद हो कि पिछले दिनों सनातन को लेकर विरोध हो रहा था जी। अब वो सनातन का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी आप कुंभ में भी जिस तरह से देखा कि 60 करोड़ लोग तमिलनाडु से यहाँ तक आए हैं, और तमिल संगमम जो काशी तमिल संगमम जी हुआ काशी और तमिल से लेकर, उससे उसको विरोध को तो नहीं किया जा सकता संस्कृति को लेकर। तब हिंदी पर सब नेशनलिज्म के नाम पर विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, और संस्कृत का विरोध भी हमें संसद में अभी देखने को मिला था अभी बीते सत्र में। अनंत जी, सवाल यही है कि लगातार विरोध हो रहा है और तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो वहां पे इस वक्त सत्ता में है तमिलनाडु में, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो एक बात बहस तो बनती है कि साहब किस तरीके से आप उनको समझा पाएंगे और राज्य की जनता आपकी इस बात को समझेगी? अनंत जी। सर देखिए, ये डीएम के राजनीति ऐसा कर रहे हैं, ये भाषा के लिए रखने से उसको ऊपर सभी वोट देगा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु जनता को ऊपर एगेंस्ट में काम कर रहे हैं, पैसा फंड नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोल बोल के इन लोगों को जो भी काम है वो सब छुपाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये एक आरोप लगा रहे हैं जी। ऐसा नहीं है सर। तमिलनाडु गवर्नमेंट में तमिलनाडु ऐसा एक जगह है, केरला है, कर्नाटक है, उसके बाद आंध्रा। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी जाके देखिए, आप एक सर्वे कर लीजिए, उन लोग सब अभी केरला के बगल में डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, उसमें सब मलयालम एक लैंग्वेज आ रहा है जी। उसके बाद कर्नाटक के बगल में कन्नड़ा एक भाषा, तो आंध्रा के बगल में आंध्रा एक भाषा। ये सब पहले से वो गवर्नमेंट स्कूल से वो चला रहा है सर, वो सब सीखते हैं। तमिलनाडु में और एक बात है, कितना एमपी है, कितना मिनिस्टर है, उन लोग बच्चा लोग सभी हमारा चीफ मिनिस्टर का लड़की एक सनशाइन करके एक स्कूल चला रहे हैं, सीबीएसई स्कूल जी। इन लोग सब सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं, उसमें तमिल सीखने से, तमिल इंग्लिश में बात नहीं करने से उन लोगों को फाइन है, हिंदी में बात नहीं करने से उनको फाइन है। लेकिन तमिल को हम ऊपर रखते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसा करके तमिलनाडु गवर्नमेंट में स्टालिन जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कितना बच्चा लोग है जी, सभी एक थर्ड लैंग्वेज, बिल्कुल एक थर्ड लैंग्वेज का एक तरीके से ऑप्शन खुलता है। थोड़ा समय सीमा है विवेक जी, संक्षेप में मेरा पॉइंटेड सवाल ये है कि अगर वैकल्पिक रूप से बच्चे अगर नई भाषा, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, विदेशी फ्रेंच या जर्मन सीख रहे हैं, तो हिंदी अगर वो सीखना चाहते हैं तो उस विकल्प को रोकने की वजह क्यों होनी चाहिए? वही है सर, हमारी रोकने की ये वजह अनंत जी ये सवाल मेरा विवेक जी से है, मेरा जी हाँ विवेक जी बोलिए। नहीं, संघ का एक एजेंडा है। संघ कहता है साहब एक भाषा, एक कल्चर, एक संस्कृति, एक धर्म, वन नेशन, वन रिलीजन। तो हम इसके खिलाफ हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जो पिक्चरें आजकल बन रही हैं, इसकी मुखालिफत होगी। और इम्पोजिशन ऑफ हिंदी इन तमिलनाडु इज रॉन्ग, देयर इज नो नीड। कोर्ट्स वहां पे तमिल में चल रहे हैं, चलेंगे। कोर्ट्स आंध्र प्रदेश में तेलुगु में चल रहे हैं, चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं, इंग्लिश में अनुवाद होता है। तो जबरदस्ती एक मोनोलिथिक, ठीक है दुष्यंत जी, सवाल यह है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के भाषा बड़ा रोल अदा करती है। बच्चों को क्यों थोपा जाए इस बात के लिए कि साहब आपको नहीं ही पढ़ना है? अगर विकल्प है तो क्या दिक्कत है? पॉइंटेड सवाल, थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा दुष्यंत जी। ये देश को एकता में जोड़ने के लिए समता और समानता की जरूरत है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की जरूरत है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार का जीएसटी का बकाया तो दे नहीं रहे आप। अगर तमिल लोगों से आपको प्रेम है
तो तमिलनाडु की सरकार को आर्थिक सहायता तो केंद्र सरकार देगी। तो सर तमिल भाषा पे प्रतिबंध नहीं है ना सर? तमिल भाषा तो उसमें ऑप्शन में है ही सर, वो तो विकल्प की बात हो रही है जी। वहां के मुख्यमंत्री घूम रहे थे, दिल्ली में चक्कर लगाते रहे, 9,000 करोड़ का पैकेज दे दीजिए, वो तो दे नहीं रहे हैं, सारा पैसा तो दिया जा रहा है। दुष्यंत जी, कांग्रेस स्टैंड साफ कर नहीं पा रही, आपसे लगातार मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस विवाद को लेकर। मैं समय की थोड़ा सीमा है, विजय जी फाइनल कमेंट आपका, आखिर इस विवाद क्योंकि चुनाव से पहले ये गरमाएगा और ये किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा? विजय जी फाइनल कमेंट। यही तो जवाब है आर्यन कि चुनाव पास आ गए हैं, इसलिए ये विवाद गरमाया हुआ है। हो सकता है चुनाव खत्म हो जाए तो, जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे स्कूलों में जो स्टालिन साहब की फैमिली के स्कूल थे वहां भी हिंदी चल रही है। मसला हिंदी का नहीं है, मसला है राजनीति का। और अभी चुनाव है तो थोड़ा सा गर्माहट रहने दीजिए कि वो बनाते रहे, ताकि किसी न किसी विषय पर इस बात के मुद्दे पर लड़ाई हो। अभी आपको ध्यान हो कि पहले डिलिमिटेशन को लेकर हो रही थी जी, इस लोकसभा की सीट कम हो जाएंगी। अब उस पर जब ये साफ हो गया, सरकार ने कर दिया कि वो कोई सीट कम नहीं की जाएगी, तो एक नए मुद्दे पर आ गए। सनातन हुआ, फिर सीट हुई, अब हिंदी हो गई। और हिंदी का मुद्दा 50 साल से चल रहा है वहां पर। और दुष्यंत जी को शायद पता है कि डीएमके के साथ कांग्रेस के रिश्ते कैसे रहे हैं। 97 की वो याद होगा उनको कि जैन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कैसे सरकार गिराई गई थी डीएमके को लेकर। तो अभी, लेकिन अभी चुनाव है जी। तो आपके सवाल में ही जवाब है कि चुनाव है, तब तक ये गर्मी लेकिन इस राजनीति में बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए, जो कि देश का भविष्य है। ये कम से कम उनके विकल्प सीमित नहीं होने चाहिए, ये हम सबको तय करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, वक्त फिलहाल इतनी अनुमति देना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर